नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोहन राकेश की कहानी 5वें माले का फ्लैट। आवाज ठीक सुनी थी। साफ नाम लेकर पुकारा गया था, अविनाश। पर सोचा गलतफहमी हुई है। पुकारने को राह चलती भीड़ में कोई भी पुकार सकता है, पर यहां इस नाम से जानता कौन है? जो भी जानता है घिसे पिटे दफ्तरी नाम से ही जानता है। ए कपूर के ए को कोई गिनती में ही नहीं लाता। ए का मतलब अविनाश है या अशोक, यह जानने की जरूरत किसी को नहीं। कामकाजी जिंदगी के सब काम कपूर से चल जाते हैं। जो अधूरापन रहता है वह मिस्टर या साहब से पूरा हो जाता है। क्या हालचाल है मिस्टर कपूर? कहिए कपूर साहब, क्या हो रहा है आजकल? मगर नाम साफ सुना था। भीड़ बहुत थी। सोचा इसलिए गलतफहमी हुई होगी, या इसीलिए कि फरवरी की हवा में वसंत की हल्की ताजगी महसूस हो रही थी। जाने कैसे। यूं तो सिवाय गर्मी और बरसात के इस शहर में मौसम का पता ही नहीं चलता। आसमान बादलों से न घिरा हो तो हल्का सलेटी बना रहता है। बरसों के इस्तेमाल से उड़ा उड़ा फीका फीका सा एक रंग नजर आता है। हवा चलती है तो खूब तेज चलती है, नहीं चलती तो नहीं ही चलती। समुद्र के जवार भाटे का सा अंदाज रहता है उसका। दिन और रात में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, सिवाय अंधेरे और रोशनी के। जहां दिन में अंधेरा रहता है वहां रात को रोशनी हो जाती है। जहां दिन में रोशनी रहती है वहां रात को अंधेरा हो जाता है। खाना न इस मौसम में पचता है न उस मौसम में, मगर फरवरी की वह शाम अपने में कुछ अलग सी थी। हवा में बसंत का हल्का आभास जरूर था और पश्चिम का आकाश भी और दिनों से सुंदर लग रहा था। 7:30 बजते बजते भूख भी लग आई थी। मैं राह चलते लोगों को देख रहा था और व्हेल मछलियों की बात सोच रहा था। मन हो रहा था कि कहीं अच्छी करारी मूंगफली मिल जाए तो 5 पैसे की ले ली जाए। पुकारा किसी ने अविनाश को ही था, इसलिए अपने लिए विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ कि आवाज किसी लड़की की थी। लड़की की या स्त्री की, दोनों में फर्क होता है, मगर बहुत नहीं। इतने महीन फर्क को समझने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। मुंबई शहर और मरीन ड्राइव की शाम, ऐसे में अपने को पुकारे एक लड़की होने को कुछ भी हो सकता है, पर अपने साथ अक्सर नहीं होता। जैसे चल रहा था 10-20 कदम और चलता गया। मुड़कर पीछे न देखा तो न भी देखता, पर अचानक यूं ही उत्सुकतावश कि न जाने अपने को ही किसी ने पुकारा हो, घूमकर देख लिया। एक हाथ को अपनी तरफ हिलते देखा तो अविश्वास और बढ़ गया। बढ़ने के साथ ही अचानक दूर गया। चेहरा बहुत परिचित था। पहचानने में उतनी देर नहीं लगी जितनी कि उसके चेहरे से जाहिर थी। दरअसल हैरानी यह हुई कि वह फिर से यहां कैसे। भेल और नारियल वालों से बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। आवाज देने के बाद वह जहां की तहां रुक गई थी। उसके बाद उसे पहचानने और उस तक पहुंचने की सारी जिम्मेदारी जैसे मेरे ऊपर हो। पास पहुंच जाने पर भी अपनी जगह से एकदम नहीं हिली। दूर था तो बंद होठों से मुस्कुरा रही थी, पास पहुंचा तो खुले होठों से मुस्कुराने लगी। बस भौहों पर आईब्रो पेंसिल की गहराई को चमकाती हुई बोली, पहचाना नहीं? कैसे कहता कि सवाल बेवकूफाना है। न पहचानता तो इतना रास्ता चलकर आता, सिर्फ इतना कहने के लिए कि माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन 30 गज चलकर आता है? मन में जितनी कुढ़न हुई आवाज को उतना ही मुलायम रखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है नहीं पहचाना? वह हंस दी। जाने आदत से या खुशी से मैं मुस्कुरा दिया बिना किसी भी वजह के। पहले से काफी बड़े नजर आने लगे हो, उसने कहा और अपने पर से हिलाने लगी। शायद साबित करने के लिए कि वह खुद अभी उतने ही शौक और कमसिन है।
पहले सोचा कि उसे सच सच बता दूं कि वह कैसी नजर आती है, पर शराफत के तगाजे से वह बात कह दी जो वह सुनना चाहती थी। तो में इस बीच खास फर्क नहीं आया। वह फिर हंस दी, मैं फिर मुस्कुरा दिया, पर इस बार बिना वजह की नहीं। उसने पर्स हिलाना बंद कर दिया और उसमें से मूंगफली निकाल ली, कुछ दाने मुंह में डाल लिए और बाकी मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अब तक अकेले ही हो? जल्दी से कोई जवाब नहीं सूझा। पहले चाहा कि झूठ बोल दूं, फिर सोचा कि सच बता दूं, मगर मन ने झूठ सच दोनों के लिए हामी नहीं भरी। कहीं से यह घिसी पिटी बात लाकर जबान पर रख दी। अकेला तो वह होता है जो अकेलेपन को महसूस करे। उसे पर्स में और दाने नहीं मिले थे। कुछ देर इधर उधर टटोलती रही। किसी कोने में 2-4 दाने हाथ लग गए तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। निकालकर एक एक कर चबाने लगी। उसके दांत अब भी उसी तरह तीखे थे। मूंगफली निगलते हुए गर्दन पर उसकी उसी तरह लकीरें बनती थी। अच्छा है तुम महसूस नहीं करते, उसने कहा और दाने चबाने लगी। मैं उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत दिन वह नाम जुबान पर रहा था। ऐसे नामों में से था जो कि बहुत सी लड़कियों का होता है। हर तीसरे घर में उस नाम की एक लड़की मिल जाती है। उन दिनों 6-7 साल पहले लगातार 20-22 दिन उन लोगों से मिलता जुलता रहा था। वे 2 बहनें थी। हालांकि शकल सूरत से कजिन भी नहीं लगती थी। बड़ी के चेहरे की हड्डियां चौकोर थी, छोटी के चेहरे की सलीब नुमा। रंग दोनों का गोरा था, मगर छोटी ज्यादा गोरी लगती थी। आंखें दोनों की बड़ी बड़ी थी, मगर छोटी की ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। बातूनी दोनों ही थी, पर छोटी का बातूनीपन अखरता नहीं था। छोटी का नाम था परमिला उर्फ पम्मी उर्फ मिस पी, और बड़ी का नाम था कि याद ही नहीं आ रहा था। जिन दिनों उनसे परिचय हुआ, बड़ी की शादी होकर तलाक हो चुका था, इसलिए वह ज्यादा बचपने की बातें करती थी। हर बात में 10 बार अपना नाम लेती थी। मैंने अपने से कहा, सरला? हाँ, सरला नाम था। कहा करती थी। मैंने कहा, सरला तो हमेशा इसी तरह बच्ची की बच्ची ही बनी रहेगी। अपना नाम उसे पसंद नहीं था, क्योंकि स्पेलिंग बदलकर उसमें अंग्रेजियत नहीं लाई जा सकती थी। परमिला कभी ए को ओ में बदलकर प्रोमिला हो जाती थी, कभी आर ड्रॉप करके पामेला बन जाती थी। इसे प्रमिला से इस बात की भी जलन थी कि वह अभी कंवारी क्यों है। मिलने जुलने वाले लोग बातें इससे करते थे, ध्यान उनका प्रमिला की तरफ रहता था। प्रमिला से मिलोगे? उसने पूछा। वह भी यही है? मैंने पूछा। हम दोनों साथ ही आई हैं, उसने कहा। सतीश को जहाज पर चढ़ाना था, उसने आज जर्मन के लिए सेल किया है। वहां लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए गया है। सतीश? दिमाग पर जोर देने पर भी उस नाम के आदमी की शक्ल याद नहीं आई। तुम्हें सतीश की याद नहीं? वह बहुत हैरान हुई। पल भर जबान से लिपस्टिक को चाटती रही। उसका छोटा भाई सतीश। तुम तो उसके साथ रात रात भर ताश खेला करते थे। ताश जरूर खेला करता था, पर जानता तब उसे सत्ती के नाम से था। यह कब सोचा था कि 7 साल में सत्ती साहब बड़े होकर सतीश हो जाएंगे और उठकर लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी को चल देंगे। हाँ, याद क्यों नहीं? बहुत स्वाभाविकता से मैंने कहा। सतीश को मैं भूल सकता हूं? भूलना सचमुच आसान नहीं था, खास तौर से उसके खदरी नाक की वजह से। प्रमिला फोर्ट में शॉपिंग कर रही है, वह बोली। मेरा दुकानों में दम घुटता है, इसलिए हवा लेने इधर आई। हवा के झोंके से उसका अपना पल्ला कंधे से सरक जाने दिया। उंगलियां इस तरह ब्लाउज के बटनों पर रख ली जैसे उन्हें भी खोल देना हो। आज गर्मी बहुत है।
यह इस तरह कहा जैसे शहर का तापमान ठीक रखने की जिम्मेदारी बात सुनने वाले पर हो। फिर शिकायत का दूसरा पहलू पेश किया। दिल्ली में फरवरी का महीना कितना अच्छा होता है। वह मुकाम आ गया था जहां अच्छा फिर मिलेंगे कहकर एक दूसरे से अलग हो जाना होता है। चाहता तो मैं खुद ही कह सकता था, पर तकल्लुफ में उसके कहने की राह देखता रहा। उसने भी नहीं कहा। उसका शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बेतकल्लुफी से उसने मेरी कोहनी अपने हाथ में ले ली और बोली, चलो फ्लोरा फाउंटेन चलते हैं। पम्मी ने कहा था 8 बजे मैं उसे वोल्गा के बाहर मिल जाऊं। तुम्हें साथ देखकर उसे बहुत खुशी होगी। पम्मी को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, मतलब मुझे दिक्कत हुई। वह तो जैसे देखने में से पहले पहचान गई। ओह, उसने चौंक कर कहा, अविनाश तुम मुंबई में ही हो तब से? उसके चेहरे का सलीब जाने कहां गुम हो गया था। गालों में इतनी गोलाई भर गई थी कि हड्डियों का कुछ पता ही नहीं चलता था। सिर्फ ठोड़ी का गड्ढा उसी तरह था। बाहें वजन में पहले से दुगनी नहीं तो ड्योढ़ी जरूर हो गई थी। बाकी सब साइज साड़ी में ढके हुए थे। हर लिहाज से बड़ी बहन अब वही लगती थी। बोलना चाहा तो जल्दी में जवाब नहीं हिली। हाथ एक दूसरे में उलझ कर रह गए। अपना खड़े होने को ढंग बिल्कुल गलत जान पड़ा। हाँ, यूं ही इस तरह कहा कि खुद अपने को हंसी आने को हुई, पर वह सुनकर सीरियस हो गई। कोफ्त हुई कि क्यों तब से यही हूं। कोई भला आदमी इतने साल एक शहर में रहता है, कहीं और चला गया होता तो वह इतनी सीरियस तो न होती। उसी फ्लैट में उसने दूसरा नजला गिराया। एक शहर में रह जाना किसी हद तक बर्दाश्त हो सकता है, मगर उसी फ्लैट में बने रहना हरगिज नहीं, खासतौर से जब फ्लैट उस तरह का है। समझ में नहीं आ रहा था कि किस टांग पर वजन रखकर बात करूं। दोनों ही टांगें गलत लग रही थी। पहनी हुई पतलून भी गलत लग रही थी। उसकी क्रीज ठीक नहीं थी। पहले पता होता दूसरी पतलून पहनकर आता। कमीज का बीच का बटन टूटा हुआ था। पता होता तो बटन लगा लिया होता। मुंह से कहना मुश्किल लगा कि हां, अब तक उसी फ्लैट में हूं। सिर्फ सिर हिला दिया। उसी 5वें माले के फ्लैट में? पता नहीं उसे जानकर खुशी हुई या बुरा लगा। यह शिकायत उससे उन दिनों भी थी। उसकी खुशी और नाराजगी में फर्क का पता ही नहीं चलता था। जेब में ढूंढा, शायद चार मीनार का कोई सिगरेट बचा हो। नहीं था। अनजाने में दिया सलाई की डिबिया जेब से बाहर आ गई। फिर शर्मिंदा होकर वापस चली गई। हाँ, उसी फ्लैट में। किसी तरह लफ्जों को मुंह में धकेला और सूखे होठों पर जबान फेर ली। होठ फिर भी तर नहीं हुए। अब भी उसी तरह 5 मंजिल चढ़कर जाना पड़ता है, बार बार कुरेदने में। जाने उसे क्या मजा आ रहा था। शायद च्युइंगम नहीं थी, इसलिए मुंह चलाने के लिए ही पूछ रही थी। उन दिनों च्युइंगम बहुत खाती थी। कभी प्यार से मुंह बनाती तो कभी लगता च्युइंगम की वजह से ऐसा कर रही है। चेहरे का सलीब उससे और लंबा था। मैंने एक आध बार मजाक में कहा था कि वह बबलगम खाया करे तो उसका चेहरा गोल हो जाएगा। उसने शायद इस बात को सीरियसली ले लिया था। हां, मैंने मार खाए स्वर में कहा, बिना चढ़े 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा जा सकता है? सोच रही थी कि शायद अब तक लिफ्ट लग गई हो। बहुत गुस्सा आया। लिफ्ट जैसे बाहर से लग जाती हो या छतें फाड़ कर लगाई जा सकती हो। लगनी होती तो शुरू से ही न लगी होती। कितनी कितनी परेशानियां उससे बच जाती। कम से कम उस एक दिन की घटना तो इस तरह होने से बच ही सकती थी। जब तक मकान न टूटे लिफ्ट कैसे लग सकती है? अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बनकर कहा। सोचा कि अब वह इस बारे में कुछ और नहीं पूछेगी, पर उसने फिर भी पूछ ही लिया, तो तुमने जगह क्यों नहीं बदल ली? पीठ में खुजली लग रही थी, पर उसके सामने खुजलाते हुए शर्म आ रही थी। कमर और कंधों को ऐंठ कर किसी तरह अपने पर काबू पाए रहा। जरूरत ही नहीं समझी।
पीछे जाते हाथ को वापस लाकर कहा, अकेले रहने के लिए जगह उतनी बुरी नहीं। वह थोड़ा शर्मा गई, जैसे कि बात मैंने उसे सुनाकर कही हो। गोल चेहरे पर झुकी झुकी आंखें बहुत अच्छी लगी। पहले उसकी आंखें इस तरह नहीं झुकती थी। अब तक शादी नहीं की? हाथ के पैकेटों की गिनती करते हुए उसने पूछा। आवाज से लगा जैसे बहुत दूर चली गई हो। सवाल में लगाव जरा भी नहीं था, हैरानी, हमदर्दी कुछ नहीं, उत्सुकता भी नहीं। ऐसे ही जैसे कोई पूछ ले, अब तक दांत साफ नहीं किए। मन छोटा हो गया। अफसोस हुआ कि अपने अकेलेपन का जिक्र क्यों किया, क्यों नहीं वक्त निकल जाने दिया। अब जाने वह क्या सोचेगी, जाने उसी वजह से या जाने उस फ्लैट की वजह से। पर अब चुप रहते बनता नहीं था। झक मारकर कहना पड़ा, करनी होती तो तभी कर लेता। उसने जिस तरह देखा उसके कई मतलब हो सकते थे। तुम झूठ बोलते हो, तुमसे किसी ने की ही नहीं, या कि देखती तुम किससे करते, या कि सच अगर तुम्हारी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती। अब भी क्या बिगड़ा है? वह अपने पैकेटों को सहेजती हुई बोली। अभी इतने ज्यादा बड़े तो नहीं हुए कि अचानक बड़ी बहन ने आकर उसे बात पूरी करने से बचा लिया। वह इस बीच न जाने कहां गुम हो गई। मुझे याद भी नहीं था कि वह साथ में है। आते ही उसने हाथ झाड़कर कहा, कहीं नहीं मिली। हमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने मुंह बिचका दिया, सारे बाजार में नहीं मिली। क्या चीज? मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। पता होता तो मरीन ड्राइव से खरीद लाती। अब उधर चलें? उसने छोटी बहन की तरफ देखा। छोटी बहन ने समर्थन नहीं किया। इतना सामान साथ में है, लिए लिए कहां चलेंगे? सामान आपस में बांट लेते हैं। बड़ी बहन ने सादगी इस्तेमाल की। कुछ पैकेट अविनाश को दे दो, एक आध मुझे पकड़ा दो, वापस पहुंचने में देर नहीं हो जाएगी। छोटी बहन ने दूसरा नुक्ता निकाला। रिश्तेदारी का मामला है, वे लोग मन में क्या सोचेंगे? सोचते हैं, सोचते रहें। बड़ी बहन ने खुद ही पैकेटों का बंटवारा शुरू कर दिया। कल हमें चले जाना है। एक ही शाम तो है हमारे पास। फुटपाथ, पेडिट्रिशियन क्रॉसिंग, डॉट क्रॉस नाउ। पैकेट लिए लिए दो लड़कियों के आगे पीछे चलना, उन दोनों का आगे या पीछे रहना, बीच में आपस में बात करना, हंसना। प्रमिला का कहना, दीदी तुम्हारा जवाब नहीं। दीदी का मुंह खोले, आंखों से मुझसे कंप्लीमेंट चाहना, कहना आज शाम कितनी अच्छी है। मेरा तापमान को याद रखना, खिसियानी हंसी हंसना, बोलने के वक्त चुप रहना, चुप रहने के वक्त बोल पड़ना, हंसी की बात में सीरियस रहना, सीरियस बात में मुस्कुरा देना, सामने से आते परिचितों का मतलब भरी नजर से देखना, किसी को आंख मारना, किसी का रोक कर पूछ लेना, मजे हो रहे हैं? मजे। जाने कैसा कैसा लगा, जैसे बरसों से वे पैकेट उठाए हों, बरसों से वही फुटपाथ पैरों के नीचे हो, वही पेडिट्रिशियन क्रॉसिंग सामने हो, डोंट क्रॉस नाउ। बरसों से वह कह रही हो, दीदी तुम्हारा जवाब नहीं। पास से कोई पूछ रहा हो, मजे हो रहे हैं? मजे। एक मूंगफली वाला इरोज के पास दिखाई दे गया। सरला फेंस के नीचे से निकलकर सीधी उसकी तरफ चली गई, झपटती हुई, जैसी ही उसके भाग जाने का डर हो। दो एक कार वालों को ब्रेक लगानी पड़ी। एक ने घूरकर मेरी तरफ देख लिया। मैं दम साधे नाक की सीध चलता रहा। प्रमिला ने चलते चलते पूछ लिया, इस तरह खामोश क्यों हो? खामोश नहीं तो, कहकर मैं सीटी बजाने लगा। हमने तुम्हें बोर तो नहीं किया? अपने पर गुस्सा आया। क्यों उसे ऐसा महसूस करने दिया? क्यों नहीं कुछ ना कुछ बात करता रहा? कितनी ही बार सोचा था कि उनसे कहीं चलकर चाय पीने को कहूं, पर डर था कि पैसे कम न पड़े। पहले पता होता तो किसी से उधार मांग लेता या पहली तारीख को बचाकर रखता। हमेशा जरूरत के वक्त ही पैसे कम पड़ते हैं।
तब भी तो यही हुआ था, उस दिन ताश में पैसे न हारे होते। सरला ने मूंगफली लेकर बटुए में भर ली थी। अब एक एक दाना निकाल कर खा रही थी। बीच बीच में हम लोगों की तरफ देख लेती थी, जैसे हम लोग रनर्स अप हों। इससे पहले कि हम पास पहुंचे, वह अगली सड़क भी क्रॉस कर गई। एलितालिया के बाहर खड़ी होकर मूंगफली चबाने लगी। जब तक हम वहां आए, वह चर्च गेट के बाहर पहुंच गई। प्रमिला गंभीर हो गई थी, शायद पैकेटों के बोझ से। गोरी गदराई बाहें लाल हो गई थी, पलकें भारी लग रही थी, जैसे नींद आई हो। अब किधर चलना है? सरला के पास पहुंचकर उसने पूछा, जैसे कह रही हो, क्यों मुझे खामखां साथ घसीट रही हो? बैक होम, सरला ने पटाख से जवाब दिया, जैसे पूछने बात करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे यहीं तक लाने के लिए मुझसे पैकेट उठवाए थे। पैकेट ले लें? परमिला ने गहरी नजर से उसे देखा। उसने आंखें झपक दी, साथ ही कहा, बेचारे को और कितना थकाएगी। मन हुआ कि एक आध पैकेट हाथ से गिर जाने दूं, जैसे कि बड़ी को झुककर उठाना पड़े, पर अचानक शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पैकेट लेने लेने में परमिला का हाथ बांह से छूट गया था। अच्छा लगा कि आस्तीन चढ़ा रखी थी, वरना झुरझुरी न होती। पैकेट बहुत संभाल कर देने की कोशिश की। काफी वक्त लिया कि शायद फिर से उसका हाथ बांह से छू जाए, मगर नहीं छुआ। इससे आखिरी पैकेट सचमुच हाथ से छूट गया। परमिला ने आंखें मूंद ली, जाने उसमें कौन सी नाजुक चीज बंद थी। गिरा हुआ पैकेट खुद ही उठाना पड़ा। टटोल कर देखा कि कुछ टूटा तो नहीं, कोई टूटने वाली चीज नहीं लगी, शायद कपड़ा था। आई एम सॉरी, पैकेट उसे देते हुए कहा। सोचा शायद इस बार हाथ से हाथ छू जाए, मगर नहीं छुआ। वह पैकेट लेकर उस पर से धूल झाड़ने लगी। कुछ टूटा तो नहीं? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया, जैसे टूटने पर भी शराफत के मारे इनकार कर रही हो। फिर पैकेट को बच्चे की तरह छाती से चिपका लिया। मन हुआ कि मैं भी 2 उंगलियों से उसे बच्चे की तरह सहला दूं, पुचकार कर कहूं, त्यों बबलू, तो नहीं लदी? चलें? परमिला ने बड़ी की तरफ देखा। बड़ी ने कलाई की घड़ी की तरफ देखा, फिर स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा, फिर मरीन ड्राइव से आती गाड़ियों पर नजर डाली, फिर सांस भरकर तैयार हो गई। आओ चलें। कुछ सेकंड और गुजर गए, इस दुविधा में कि पहले कौन चले। मैं खामोश, वे खामोश मुझे देखती रही, मैं उन्हें देखता रहा। अचानक बड़ी मुड़कर अंदर को चल दी। हाय, फर्स्ट गाड़ी जा रही है, उसने लगभग दौड़ते हुए कहा। छोटी ने चलते चलते एक बार और देख लिया, आंखें मिलाई, हाथ को जोड़ने के ढंग से जुम्बिश दी, होठों को कुछ कहने के ढंग से हिलाया। उसके बाद इस तरह घिसटती हुई चली गई, जैसे चलाने वाली बिजली बड़ी के पैरों में हो। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, गाड़ी को जाते देखता रहा, फिर अपनी नंगी बाह को सहलाता हुआ बस स्टॉप पर आ गया। पहली बस मिस कर दी, दूसरी भी मिस कर दी, तीसरी मिस नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉप पर अकेला रह गया था। 2 सेकंड सोचता रहा, इससे कंडक्टर नाराज हो गया। फुटबोर्ड पर पांव रखा तो उसने डांट दिया, नहीं जाना मांगता तो इधर ही खड़ा रहो न, बहुत अच्छा अच्छा शक्ल देखने को मिलता है। मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बिना टिकट दिए आगे चला गया। वहां से बार बार मुड़कर देखता रहा, जैसे सोचता हो कि मैं उसे मनाने आऊंगा। एक लड़की के पास जगह खाली थी, मन हुआ बैठ जाऊं, मगर खड़ा रहा, उसे देखता रहा। लड़की बुरी नहीं थी, खासी अच्छी थी, बाहें जरा दुबली थी, बस शायद स्लीवलेस ब्लाउज की वजह से लगती थी, लॉकेट और स्लीवलेस। उन दिनों परमिला भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, लॉकेट और स्लीवलेस। बाहें उसकी ऐसी दुबली नहीं थी, रोए भी उन पर इतने नहीं थे, खामखा मसल देने को मन होता था।
उससे एक बार कहा भी था, वह सिर्फ होठ काट कर रह गई थी। कंडक्टर से नहीं रहा गया, खुद ही टिकट देने चला आया। उम्मीद अब भी थी कि उसे कि मैं माफ़ी मांगूंगा या कम से कम मुस्कुरा दूंगा, मगर मैं मुस्कुरा नहीं सका। होठ बहुत खुश्क थे। कंडक्टर ने अपना गुस्सा टिकट पर निकाल लिया, इतने जोर से पंच किया कि उसका हुलिया बिगाड़ दिया। घर से एक स्टॉप पहले मेट्रो के पास उतर गया। सोचा रात के शो का टिकट खरीद लूं। टिकट मिल रहे थे मगर 3.50 के। 1.75 के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा था। 2 मिनट क्यों में खड़ा होकर लौट आया। हवा थी, गर्मी भी थी, सामने गिरगांव की सड़क थी, आसानी से क्रॉस कर सकता था, मगर घर आने को मन नहीं था। खाना खाने जाने को भी मन नहीं था, न ईरानी के यहाँ, न गुजराती के यहाँ, न ब्रजवासी के यहाँ। रोज तीनों जगह बदल बदल कर खाता था। एक का जायका दूसरे के जायके से दब जाता था। पैसे अदा करने में सहूलियत रहती थी। चेहरे भी नए नए देखने को मिल जाते थे। शिकायत भी तीनों से की जा सकती थी, मगर तीनों जगह जाने को मन नहीं हुआ। कहीं और जाकर खाने को भी मन नहीं हुआ। भूख थी, दिनों बाद ऐसी भूख लगी थी, मगर जाने बैठने और खाने को मन नहीं हुआ। अपने पर गुस्सा आया। कितनी बार सोचा था कि मक्खन डबल रोटी घर में रखा करूं, तरकारी अरकारी भी वहीं बना लिया करूं, मगर सोचने सोचने में 7 साल निकल गए थे। सोचा घर ही चलना चाहिए, पर कदम नहीं उठे। अंधेरे जीने का ख्याल आया। बाद के एक के बाद एक 5 माले। पहले पर सारी बिल्डिंग की सड़ांध, दूसरे पर खोपड़े की बांस, तीसरे पर कूठ और अनारदाने की बू, चौथे पर आयुर्वेदिक औषधियों की गंध। 5वें माले की बू का ठीक पता नहीं चला था। प्रमिला ने तब कहा था कि सबसे तेज बू आती है। सरला इससे सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि सबसे तेज गंध आयुर्वेदिक औषधियों की है। कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। सब जगहों का सोच लिया कि कहां कहां जाया जा सकता है। कहीं जाने को मन नहीं हुआ। लगा कि सभी जगह बेगानापन महसूस होगा। पूरी देखकर कहेगा, आओ आओ, और 10 मिनट न आते तो हम लोग खाना खाकर घूमने निकल गए होते। भटनागर शायद अंदर से आंखें मलता हुआ निकले और कहे, अरे तुम इस वक्त खैरियत तो है। सड़क पार कर ली। गिरगांव के फुटपाथ पर आ गया। प्रिंसेस स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर कुछ देर रुका रहा, फिर आगे चल दिया। ईरानी के यहां से मक्खन और डबल रोटी ले ली। बिस्कुटों का एक पैकेट भी खरीद लिया। कुछ रास्ता चलकर याद आया कि सिगरेट जेब में नहीं है। पनवाड़ी के यहां से 2 डिब्बियां चार मीनार की ले ली। फिर इस तरह आगे चला जैसे घर पर मेहमान आए हों, जाकर उनकी खातिरदारी करनी हो। सीढ़ियां गिनी हुई थी, फिर भी गिनता हुआ चढ़ने लगा, जैसे फिर से गिनने में फर्क आ सकता हो। संख्या 120 से 16-17 पर लाई जा सकती हो, मगर 24 तक गिनकर मन ऊब गया। दूसरे माले से गिनना छोड़ दिया। उस दिन यहीं तक आकर प्रमिला ऊब गई थी। अभी और कितने माले चढ़ना है, उसने पूछा था। 3 माले और हैं। वह हिम्मत न हार दे, इसलिए 1 माले का झूठ बोल दिया था। खुद जल्दी जल्दी चढ़ने लगा था कि तीसरे माले से पहले और बात न हो। हाथों में चीजों को संभालना मुश्किल लग रहा था। खाने पीने का कितना ही सामान साथ लाया था, बिस्कुट, भुजिया, अंडे, चिवड़ा। वहां चाय पीने का सुझाव सरला का था। इस तरह पूरा फ्लैट भी देख लेंगे, उसने कहा था। प्रमिला शुरू से ही इस बात से खुश नहीं थी। वह पिक्चर देखना चाहती थी, हैमलेट। एक दिन पहले मैं उनसे यही कहकर आया था। खुद ही उसने हैमलेट की तारीफ की थी। 50 रुपए एक दोस्त से उधार ले लिए थे, मगर 40 से ज्यादा उनके यहां ताश में हार गया था, उनके भाई के पास, जो कि इस बीच
सत्ती से सतीश हो गया था। शर्मा के यहाँ वे लोग ठहरे थे। उसी ने उनसे परिचय कराया था। वह उस वक्त घर पर नहीं था, शाम की ड्यूटी पर गया था। वह होता तो और 10-20 उधार ले आता। जब उन दोनों को साथ लेकर निकला, जेब में 6 रुपए बाकी थे। उनके साथ ट्रेन में आते हुए कई कई बातें सोची कि कह दूं, भीड़ में किसी ने जेब काट ली, या किसी तरह पैर में मोच ले आऊं, या 8 बजे का कोई अपॉइंटमेंट बता दूं। पर कहते वक्त जो बात कहीं वह ज्यादा वजनदार नहीं थी। कहा कि पिक्चर में बहुत रश है, आने वाले पूरे हफ्ते की सीटें बुक हो चुकी हैं। परमिला को वही बुरा लग गया। वह एकाएक खामोश हो गई। सरला मुस्कुरा दी। अच्छा ही है, उसने कहा, तुम आज इतने पैसे हारे भी तो हो। इस बात ने काफी देर के लिए मुझे भी खामोश कर दिया। तीसरे माले तक आते आते परमिला हांफने लगी थी। आंखों में खास तरह की शिकायत थी, जैसे कह रही हो, पिक्चर नहीं चल सकते थे तो यहां लाने की बात भी क्या टाली नहीं जा सकती थी। सरला आगे आगे जा रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर हंस देती थी। चौथे माले से 5वें माले की सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो परमिला जहां की तहां ठिठक गई। अभी और ऊपर जाना है? उसने पूछा। मुझे अपने झूठ पर अफसोस हुआ। यह आखिरी माला है, मैंने कहा। सरला एक बार फिर हंस दी। प्रमिला की आंखों में रंगीन डोरे उभर आए। कैसी जगह है यह रहने के लिए, उसने बुदबुदाकर कहा और सरला की तरफ देख लिया, इस तरह जैसे सरला की बात अपने मुंह से कह दी हो। ऊपर पहुंचकर दरवाजा खोला, बत्ती जलाई। सब सामान बिखरा पड़ा था, उससे कहीं बुरी हालत में, जैसे उन लोगों के आने के दिन पड़ा था। उस दिन तो कुछ चीजें फिर भी ठिकाने से रखी थी। जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए चाय बनाने लगा था। सरला घूमकर कमरे की चीजों को देखती रही थी। यह पलंग कब का है? मराठों के जमाने का? पढ़ने की मेज पर वह क्या चीज रखी है? साबुन की टिकिया? मैंने समझा पेपर वेट है। प्रमिला सारा वक्त खामोश खिड़की के पास खड़ी रही थी। लौटने से पहले सरला 2 मिनट के लिए गुसल खाने गई तो प्रमिला ने पहली बात कही, टिकटों का पता पहले से नहीं कर सकते थे? कुछ जवाब देते नहीं बना। हारी हुई नजर से उसकी तरफ देखता रहा। उसने फिर कहा, मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, वह पहले ही कितना कुछ कहती रही है। अब घर जाकर पता है क्या क्या बातें बनाएगी। मुझे इसका पता होता तो पता होना चाहिए था ना। उसका स्वर तीखा हो गया, जरा सी बात के लिए। अब तभी सरला गुसल खाने से आ गई। हंसते हुए उसने कहा, यह गुसल खाना तो अच्छा खासा अजायब घर है। मैं तो समझती हूं कि अंदर जाने वालों से 1 आना टिकट वसूल किया जा सकता है। और प्रमिला हम दोनों से पहले बाहर निकलकर जीने पर पहुंच गई थी। मक्खन, डबल रोटी और बिस्किट का डिब्बा मेज पर रख दिया। कुछ देर चुपचाप पलंग पर बैठा रहा, फिर शेल्फ से एक पुरानी किताब निकाल लाया। बहुत दिन उस किताब को सिरहाने रखकर सोया करता था। किताब प्रमिला से ली थी। उन्हीं दिनों एक बार उनके यहां से ले आया था। इसलिए नहीं कि पढ़ने का खास शौक था, बल्कि इसलिए कि अंदर प्रमिला का एक फोटो रखा नजर आ गया था। प्रमिला जानती थी। जब किताब लेकर चला तो वह मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी थी। तब परिचय शुरू का था। वह अक्सर इस तरह मुस्कुराया करती थी। बाद में किताब लौटाने गया था, तब पता चला कि वे लोग 2 दिन पहले जा चुके थे। उस दिन कितना कुछ सोचकर गया था कि उससे उस दिन के लिए माफी मांगूंगा, कहूंगा कि अब फिर किसी दिन जरूर वे मेरे साथ पिक्चर का प्रोग्राम बनाएं। उस दिन अपने कमरे को भी अच्छी तरह ठीक करके गया था। यह सोचा भी नहीं था कि वे लोग इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे। उनके आने से पहले ही शर्मा ने बात चलाई थी। कहा था कि देखकर बताऊं मुझे कि वह लड़की कैसी है। यह भी कि वे लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। बाद में उसने नहीं पूछा कि वह मुझे कैसी लगी।
कभी उन लोगों का जिक्र ही नहीं किया। किताब खोली, पुरानी फटी हुई किताब थी, पॉकेट बुक सीरीज की। एक एक वर्क अलग हो रहा था। वह फोटो अब भी वहीं था, 54 और 55 सफ़े के बीच। देखकर लगा जैसे अब भी वह उसी नज़र से देख रही हो, उसी तरह कह रही हो, पिक्चर नहीं चल सकते थे तो यहां लाने की बात भी क्या टाली नहीं जा सकती थी। फोटो हाथ में लेकर देखता रहा, फिर वही रखकर किताब बंद कर दी। उसे पलंग पर छोड़कर उठ खड़ा हुआ, फिर पलंग से उठकर मेज पर रख दिया और खिड़की के पास चला गया। बाहर वही छतें थी, वही सूखते हुए कपड़े, वही टूटी फूटी बच्चों की गाड़ियां, पुरानी कुर्सियां, कनस्तर, बोतलें। लौटकर कुर्सी पर आ गया। कितनी ही देर बैठा रहा, फिर एकाएक उठकर किताब को हाथ में ले लिया, फिर वहीं रख दिया। अंदर जाकर छुरी ले आया और डबल रोटी से स्लाइस काटने लगा। फिर आधे कटे स्लाइस को वैसे ही छोड़कर खिड़की के पास चला गया था। वहां से जैसे उसकी नजर से कितनी ही देर अपने को और अपने कमरे को देखता रहा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि विविध मनोभावों से भरी हुई यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। आपका प्रोत्साहन, आपके कमेंट हमको ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद।